फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। आज का जो टॉपिक है दैट इज इनकम टैक्स से रिलेटेड सैलरीज हेड में ग्रेचुइटी का टैक्स ट्रीटमेंट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ग्रेचुइटी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्रेचुइटी है क्या। ग्रेचुइटी एक तरह का आप सोच सकते हो लॉयल्टी बोनस है। वफादार रहने के लिए किसी भी कंपनी के प्रति अगर कोई एम्प्लॉई 5 साल, मतलब कानून में ये बात लिखा हुआ है, अगर कोई भी एम्प्लॉई लगातार 5 इयर्स तक वो किसी भी सिंगल एम्प्लॉयर के अंडर में अगर वो सर्व करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इन दैट केस उसको उसका एम्प्लॉयर ग्रेचुइटी एक्ट के अंतर्गत उसको ग्रेचुइटी देने के लिए बाध्य है। ठीक है, उसको देना पड़ेगा। तो ग्रेचुइटी का अगर पेमेंट उस एम्प्लॉय को रिसीव होता है तो उसका क्या, उसको सैलरी हेड में कितना उसको दिखाना है, कितना एग्जेम्पशन उसको मिल सकता है, हम लोग आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो सैलरी हेड में जो ग्रेचुइटी है, तो ग्रेचुइटी का टैक्स ट्रीटमेंट को हम लोगों ने दो पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स क्या क्या है। रिसीव्ड, द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस, और सेकेंड इज अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। दोनों का मतलब बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप एज एन एम्प्लॉई, अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे और जॉब करते करते ही, मतलब जिस समय आप ऑलरेडी सर्विस कर रहे थे, आपका रिटायरमेंट से पहले ही आपको अगर ग्रेचुइटी का पेमेंट आपके एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है, तो उस केस में ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा आपके हैंड्स में। इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो तो भी आपके हैंड्स में फुल्ली टैक्सेबल होगा। मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेशली मेंशन किया क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में कुछ स्पेशल टैक्स प्रोविजंस है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आपको ग्रेचुइटी रिसीव होता है अपने एम्प्लॉयर से एट द टाइम ऑफ योर सर्विस, एट ड्यूरिंग द टाइम टेन्योर ऑफ योर सर्विस, तो इन दैट केस इट इज फुल्ली टैक्सेबल, कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिल पाएगा। सेकेंड क्या है, देखिए, ग्रेचुइटी विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अगर किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट के टाइम पे या उसके डेथ के बाद अगर उसको ग्रेचुइटी का पेमेंट मिलता है, ग्रेचुइटी का भुगतान उसको किया जाता है, तो इन दैट केस उसका टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि आप कौन हो। आप अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते थे कहीं पे और वहां से आप रिटायरमेंट ले रहे हो, तो आपके हैंड्स में ये फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि इफ एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुइटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तो इन दैट केस इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, नहीं देना होगा कोई भी टैक्स। सेकेंड, अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करने वाले एम्प्लॉय हो, इफ यू आर वर्किंग इन एनी प्राइवेट सेक्टर और आप जो है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंतर्गत आपका जो एम्प्लॉय, आपका जो कंपनी है, आपका जो ऑफिस है या आपका जो प्लेस ऑफ सर्विस है, वो अगर कवर्ड रहेगा, इन दैट केस पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंतर्गत अगर कवर्ड होगा, तो आपका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा ग्रेचुइटी का, दैट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज नंबर 2। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज नंबर 2 ये बोलता है कि ग्रेचुइटी रिसीव्ड विल बी पार्शियली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, पार्शियली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। Exemption will be granted to the extent of lowest of the following three amounts। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी which is received, जितना ग्रेचुइटी आपको मिला वो, या फिर गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव यू अ मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ अप टू ₹20 lakhs पर एनम। ठीक है, नो सॉरी, नॉट पर एनम, ₹20 lakhs इन टोटल। 20 लाख तक का आपको एग्जेम्पशन आपको ग्रांट किया जाएगा। थर्ड, 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस इनटू सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन। चर्चा करते हैं इसके बारे में, कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस क्या है, सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन किसको बोलते हैं, एटसेट्रा। लेकिन सबसे पहले एक सिचुएशन को डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सपोज मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो दो एम्प्लॉयर्स के अंडर में वो जॉब किया, ठीक है, और उसको दोनों एम्प्लॉयर से उसको ग्रेचुइटी का प्राप्त हुआ। एक एम्प्लॉयर से के अंडर में सपोज वो एक्स लिमिटेड के अंडर में जॉब कर रहा था, वहां से उसको मान लीजिए 5 लाख रुपया का उसको ग्रेचुइटी मिला एंड फुल 5 लाख का उसने एग्जाम्पशन ले लिया, क्लेम कर लिया। सेकेंड वो फिर जॉब करने गया वाई लिमिटेड के अंडर में। अब वाई लिमिटेड के अंडर में उसको ग्रेचुइटी उसको मिलता है से 15 लाख रुपया का। तो इस केस में ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, ये जो आप देख रहे हो सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ अप टू ₹20 लाख, ये लेकिन वाई लिमिटेड के अंडर में जब वो जॉब कर रहा था वहां से जब वो रिटायरमेंट लिया तब लेकिन सेकंड पॉइंट 20 लाख नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 लाख का उसने ऑलरेडी एग्जेम्पशन ले चुका है जब वो जॉब कर रहा था अंडर एक्स लिमिटेड। ये 20 लाख का डिडक्शन इन अ लाइफ टाइम है, एम्प्लॉय के पूरे लाइफ टाइम में है। तो 5 लाख का डिडक्शन तो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, तो 20 लाख में से 5 लाख माइनस होगा, वो करके सेकंड पॉइंट वाई लिमिटेड के अंडर में जब आप जॉब कर रहे हो उस समय आपका मैक्सिमम डिडक्शन अप टू 15 लाख रहेगा। 15 लाख तक गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगा क्योंकि 5 लाख का डिडक्शन आप ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हो, ठीक है। अच्छा थर्ड पॉइंट है 15 डिवाइडेड बाय 26। यहाँ पे देखिए 26 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट 26 डेज को वर्किंग डेज इन अ मंथ मान रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ गवर्नमेंट इस केस में मान रहा है कि 26 दिन एक जो है ऑफिस खुला रहता है। 4 दिन हो सकता है बिकॉज गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, तो हो सकता है गवर्नमेंट मानता होगा कि संडेज मतलब ये देयर आर 4 संडेज इन अ मंथ, ठीक है। हर हफ्ते में एक दिन करके तो छुट्टी कम से कम रहेगा ही, तो इसीलिए 30 डेज इन अ मंथ को एवरेज मानते हुए वहां से 4 संडेज को वो माइनस कर दे रहे हैं। 30 माइनस 4 26 हो रहा है। तो 15 डेज 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस इनटू सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जितने साल जॉब कर रहे थे हर एक ईयर के लिए वो 15 दिन का आपका 15 दिन का सैलरी का एग्जेम्पशन आपको देने के लिए रेडी है ये कानून, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए एक आदमी एक्स लिमिटेड नाम का एक कंपनी में जॉब कर रहा था, उसने टोटल 30 इयर्स जॉब करने के बाद वो रिटायरमेंट लिया, तो हर एक ईयर के रेस्पेक्ट में 30 इयर्स में हर एक ईयर के रेस्पेक्ट में 15-15 दिन का सैलरी को काउंट किया जाएगा। हर एक साल के रेस्पेक्ट में उसका जो भी सैलरी होगा उस सैलरी का 15 डेज का सैलरी 15 दिन तक का सैलरी को कंसिडर किया यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है कि 15 डेज पर ईयर इंटू 30 ईयर्स, ठीक है। 15 डेज का सैलरी पर ईयर इंटू 30 इयर्स का हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस में और भी बहुत कुछ मुझे बोलना है, जैसे एग्जांपल दिया कि 30 इयर्स आप अगर जॉब किए तो 30 इयर्स फुल ले लिया जाएगा। लेकिन कभी एम्प्लॉई एग्जैक्टली ऐसे इतना इजी कैलकुलेशन सबसे में नहीं होता है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 30 इयर्स एंड 9 मंथ्स जॉब किया या 30 इयर्स एंड 10 मंथ्स जॉब किया, तो उस केस में सर हम लोग क्या करेंगे? उस केस में अगर हम लोग चेक करेंगे कि जो पार्ट ऑफ द ईयर है, जो फ्रैक्शन है, क्या वो 6 मंथ्स को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। जैसे 30 इयर्स एंड 9 मंथ्स हो गया तो 6 मंथ्स को आराम से क्रॉस करे जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन आप लोग देख रहे हो ना, 15 डिवाइड बाय 26 इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, वहां पे 30 के बदले में हम लोग 31 ले लेंगे, क्योंकि 30 इयर्स एंड 6 मंथ्स एंड अबव मोर देन 6 मंथ्स हो जाएगा तो उसको राउंड फिगर 1 बढ़ा दिया जाएगा, 1 ईयर जोड़ दिया जाएगा। और अगर वहीं पे 30 इयर्स एंड 4 मंथ्स होता, मान के चलिए किसी एम्प्लॉय का टोटल टेन्योर ऑफ सर्विस, टाइम पीरियड ऑफ सर्विस अगर सपोज 30 इयर्स एंड 4 मंथ्स हो रहा है, तो वो तो 6 मंथ्स का इक्वल भी नहीं आ रहा है, 6 मंथ से कम हो रहा है, तो इन दैट केस हम लोग उसको 30 इयर्स ही राउंड फिगर मानेंगे, वो 4 मंथ्स को कट कर देंगे, नहीं कंसिडर करेंगे उस फ्रैक्शन को। इनटू सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन। तो दोस्तों ये सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन में क्या क्या चीज आता है, आइए देखते हैं। सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन में यहाँ पे क्या क्या चीजों को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो सैलरी का यहाँ पे पर मंथ में हम लोग कंसिडर करेंगे बेसिक सैलरी को, ठीक है, बेसिक सैलरी। और सेकेंड हम लोग कंसिडर करेंगे DA और हम लोग कंसिडर करेंगे DP,
ठीक है, DA स्टैंड्स फॉर डियरनेस अलाउंस एंड DP स्टैंड्स फॉर डियरनेस पे। सर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि बहुत समय प्रॉब्लम होता है कि डियरनेस अलाउंस मे नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मे और मे नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो यहाँ पे सर ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन इफ द डियरनेस अलाउंस क्वेश्चन में बोला है कि डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। इस पर्टिकुलर केस में जब वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है तो वहां पे डीए हर हाल में लेना है, ठीक है, हर हाल में हम लोग को डीए को कंसीडर करना है। बेसिक सैलरी के साथ डीए हम लोग जोड़ेंगे और डीपी तो ऑलवेज लेते ही हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वो तो ऑलवेज लेते ही हैं, ये तो ऑलवेज लेंगे। ये भी हम लोग ले लेंगे बिना कोई क्वेश्चन किए, क्योंकि यहाँ पे कानून में एकदम क्लियर बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन सेम ट्रीटमेंट इस केस में नहीं होगा। इस केस में याद रखिएगा, दोनों केस में सैलरी का जो मीनिंग है वो लेकिन अलग है, तो डिस्कस करेंगे इस चीज को। अच्छा, सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मतलब जिस मंथ में एम्प्लॉय रिटायर कर रहा है उसी मंथ का जो सैलरी है, जब मतलब रिटायरमेंट मंथ को जो मंथ है उस मंथ को यहाँ पे कंसीडर करने के लिए कहा जा रहा है, उस मंथ का सैलरी को कंसीडर करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय सितंबर महीना में रिटायर किया, तो आपको सितंबर महीने का सैलरी को यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर कोई एम्प्लॉय मान लीजिए कि सर वो 15th ऑफ सितंबर को ये किया था, जॉब से रिटायर हुआ, तो इन दैट केस क्या करेंगे? तो 15 डेज का सैलरी को हम लोग कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम लोग यहाँ पे सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन, मतलब जिस समय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के डेट पे उसका जो भी सैलरी रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन, जो सैलरी उसको आखिरी में मिला था उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। चाहे वो 50 मतलब पार्ट ऑफ द मंथ हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लास्ट ड्रॉन सैलरी को कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। देखिए ये दोनों सिचुएशन हम लोग तभी कंसीडर करेंगे इफ दैट एम्प्लॉय इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब ये दोनों सिचुएशंस तभी अराइज करेगा जब जो कंसर्न्ड एम्प्लॉय है वो एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए पार्शियल एग्जम्पशन है, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए याद रखिएगा फुल एग्जम्पशन है, पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, आपको पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा, आपको 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा इन द केस ऑफ ग्रेचुइटी के केस में फुल एग्जम्पशन आपको ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इफ यू आर नॉट कवर्ड, योर ऑफिस इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, तो इन दैट केस आपका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, दैट इज ऑल्सो पार्शियली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(10)(3). अब आप आ जाओगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज नंबर 3 में, वहां पे भी लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। पहला 2 पॉइंट कंप्लीटली सेम है, दैट इज एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, वो चेक किया जाएगा। मैक्सिमम डिडक्शन अप टू ₹20 lakhs, वो भी सेम रहेगा। थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/2 into completed years of service into average salary per month for the last 10 months, यहाँ पे ये लिया जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट में 15 डिवाइडेड बाय 26 लेते हैं, ठीक है। जब आप कवर्ड हो अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट तो हम लोग 15/26 का फ्रैक्शन यूज करते हैं, बट जब आप कवर्ड नहीं होते हो अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट तो हम लोग 15/26 नहीं बल्कि 1/2 लेते हैं, ठीक है। हाफ मंथ सैलरी हर साल के लिए कंसिडर करते हैं। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस का डिफिनेशन भी थोड़ा सा अलग है। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस का यहाँ पे, जैसे मैंने कवर्ड वाले के केस में मैंने बोला था कि अगर पार्ट फ्रैक्शन इफ इट एक्सीड 6 months, मोर देन 6 months, तो आपको उसको राउंड फिगर +1 कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है, मैंने यही बोला था। और अगर मान लीजिए कि 30 years and 9 months हो गया तो 30 years and 9 months इज इक्वल टू 31 years, हम लोगों को वैसे ले लेना है अगर आप कवर्ड हो। और अगर आप कवर्ड नहीं हो तो इन दैट केस कोई भी फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर को हम लोग कंसिडर करने वाले नहीं है, पूरी तरीके से छोड़ देंगे। 30 years and 9 months इज ऑल्सो इक्वल टू 30 years, ठीक है। एनी फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर इज वी आर गोइंग टू इग्नोर व्हेन यू आर नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ठीक है। 1/2 तो लेना ही है, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे एवरेज सैलरी पर मंथ से मल्टीप्लाई करना है। दोनों में अंतर है। यहाँ पे देखिए सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन,
ठीक है। सैलरी पर मंथ लास्ट ड्रॉन मतलब आपका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी, जब आप सर्विस में थे उस समय जो लास्ट सैलरी आपको मिला, उसको पर मंथ सैलरी आपको जो मिला होगा उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। कोई एवरेज वगैरह करने का कोई सीन सिनेरियो ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज सैलरी पर मंथ आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मंथ का सैलरी को नहीं कंसीडर किया जा रहा है, यहाँ पे 10 महीने का सैलरी को कंसीडर किया जाएगा और उन 10 महीने का टोटल सैलरी को फिर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज आउट करेंगे, मतलब डिवाइड प्लस करके फिर डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा। तो एवरेज सैलरी पर मंथ फॉर द लास्ट 10 मंथ्स को, फॉर द लास्ट 10 मंथ्स के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशन वंस अगेन अलग है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, अगर आप कवर्ड हो तो आपके केस में बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस डीपी हम लोग कंसीडर कर रहे थे ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में मैं इसको ऐसे स्टार दे करके मार्क कर देता हूँ। ये वाला मेरा एस्टेरिस्क था, मतलब ये कवर्ड वाले के केस में, ये कवर्ड वाले के केस में है। और नॉट कवर्ड वाले के केस में देखिए, नॉट कवर्ड वाले के केस में आपका जो सैलरी का जो डेफिनेशन होगा उसमें आएगा बेसिक सैलरी, ये तो आना ही है ना, है, ठीक है। डीए तभी कंसीडर करिएगा ओनली इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। इस केस में देखिए दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। कवर्ड वाले के केस में डीए हमेशा लेना है, ऑलवेज, ठीक है, डीए आपको हमेशा कंसीडर करना है, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का फॉर्म पार्ट करे या ना करे। बट नॉट कवर्ड वाले के केस में डीए तभी लीजिएगा जब क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा कि इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तभी लेना है। डीपी ऑलवेज लेना है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, डीपी हमेशा लेना है। और साथ में एक एक्स्ट्रा चीज आपको जोड़ देना पड़ेगा, दैट इज कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है, कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। यहां पे देखिए कोई कमीशन नहीं है। आप लोग दोनों सिचुएशन में सैलरी का डेफिनेशन को याद करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बिकॉज देखो सैलरी अलग अलग है दोनों। कवर्ड वाले में सैलरी का डेफिनेशन अलग हो जा रहा है, नॉट कवर्ड वाले में अलग हो जा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको याद नहीं रहेगा तो देयरफॉर याद रखिएगा कमीशन हम लोगों को इस केस में लेना है, नॉट कवर्ड वाले के केस में, और कवर्ड वाले के केस में हम लोगों को कमीशन नहीं लेना है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक और डीए लेना है, और डीए और डीपी भी तो ऑब्वियसली लेना ही है, और डीए हमेशा लेना है, चाहे वो रिटर्न बेनिफिट का फॉर्म पार्ट करे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे डीए तभी लीजिएगा जब क्वेश्चन में बोलेगा कि इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो और हम लोगों को यहाँ पे एवरेज आउट करना पड़ेगा, ठीक है, एवरेज आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एवरेज आउट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कवर्ड वाले में कोई एवरेज आउट नहीं होगा, नॉट कवर्ड वाले के केस में हम लोग को एवरेज आउट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस के केस में याद रखिएगा नॉट कवर्ड वाले में पार्ट और फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर इज टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पार्ट और फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर विल बी कंसीडर्ड इफ इट एक्सीड्स 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स होगा राउंड फिगर +1 कर देना है। अच्छा,